हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, क्या पढ़ने वाला आज मैं वो बता देता हूं। पहले आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री फंक्शन, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट या फिर संसद कैसे काम करती है। आज की क्लास में आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, जब हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा पढ़ा था, राज्यसभा पढ़ा था, या हमने जब पार्लियामेंट स्टार्ट कर दी तो सबसे पहले हमने आपको यह बताया था कि पार्लियामेंट का काम है कानून को बनाना। लेकिन वो कानून बनता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल है। कैसे बनता है कानून, ठीक है। किस प्रोसेस से कानून लाते हैं, पास करवाते हैं, प्रेसिडेंट तक ये कानून पहुंचता कैसे, लाता कौन है, पास कौन करता है, कितने परसेंट वोटिंग होती है, कितने परसेंट वोटिंग नहीं होती है। ये सारी बातें आपको आज समझना पड़ेगी। कितने टाइप की मेजोरिटी होती है ना। आपने देखा होगी कि सिंपल मेजोरिटी अलग होती है, स्पेशल मेजोरिटी अलग होती है, अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज होती है। ये सब हम पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, पहले चीज हम ये पढ़ेंगे कि एक विधेयक क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कितने टाइप के विधेयक होते हैं, बिल, है ना। बिल, बिल क्या होता है, और कितने टाइप के बिल होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल। फिर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बिल होते हैं, ये तो पता चल गया। हाँ, फिर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में बिल एक लॉ में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। चौथा, कितने टाइप के बिल होते हैं, प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल अलग होता है, पब्लिक मेंबर बिल अलग होता है, ये पढ़ना है हमें। गवर्नमेंट बिल, मतलब ऐसे तरह के बिल पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं जिसका एस्टिमेट कमेटी आपने सुना होगा। फिर जॉइंट मीटिंग क्या होती है, ये देखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें देखते हैं। फिर अपन हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जैसे जीरो आवर क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विधेयक से, यानी बिल। क्या होता है बिल? चूहे वाला बिल नहीं, ये वाला बिल नहीं। तो फिर कैसा बिल है सर ये, समझो। मान लो मैं हूं एक सांसद, मान के चलो। अब मैं हूं सांसद, मुझे एक सब्जेक्ट पे कानून बनाना है, तो उसके लिए एक मसौदा तैयार करूंगा, एक प्रपोजल तैयार करूंगा, बस उसी प्रपोजल को मैं अलग अलग स्टेज में पास करूंगा, वो क्या हो जाएगा, बिल। वो क्या हो जाएगा, आपका विधेयक। लेकिन मैं कौन सा विधेयक पेश कर रहा हूं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि विधेयक भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं विधेयक भी। सर कैसे, समझो। देखो, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा विधेयक, ऑर्डिनरी, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य, ऑर्डिनरी बिल या फिर सामान्य विधेयक। दूसरा होता है मनी बिल या फाइनेंस बिल भी उसको बोल देते हैं हम लोग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वित्त विधेयक। तीसरा होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीन तरह के आपने विधेयक अक्सर सुने होंगे, और तीनों विधेयक को हम तीन मेजोरिटी से पास करवा सकते हैं। एक होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सहयोग। आपने ये सब सुना होगा। पहले मैं इस पे चर्चा करूंगा, इस पर चर्चा कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं आपको मनी बिल क्या होता है। फिर संविधान संशोधन विधेयक पे चर्चा करूंगा। फिर अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज होती है, उस पर चर्चा करूंगा, है ना। एक मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, अब हम सबसे पहले समझते हैं एक ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक। क्या होता है सामान्य विधेयक? देखो मेरी बात सुनो। ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स को लेके किसी भी प्रकार की कोई प्रावधान ना हो, कोई टैक्स को लेके यदि कोई प्रावधान हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मनी बिल। या फिर ऐसा विधेयक जिसमें संविधान संशोधन का लेकर, संविधान संशोधन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान ना हो, वो कैसा बिल हो जाएगा, सामान्य। इस सामान्य बिल में क्या आएगा सर,
ये सामान्य बिल के अंदर आएंगे आपके ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषय जो कहां दिए गए हैं, केंद्र सूची या फिर सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सामान्य विधेयक के अंदर ऐसे विषय या ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो कहां दिए गए हैं, सेंटर लिस्ट में दिए गए हैं। माथा पकड़ लिया माथा, समझ में नहीं आया होगा क्या बोला, सेंटर लिस्ट विषय। आपने 8वां शेड्यूल पढ़ा है सर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हाँ किया गया है। उसमें 3 लिस्ट दी है, कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती, यानी सेंटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसका क्या है सर, उसमें जो आपकी सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट है उसमें कानून को बनाती है सेंटर, और उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो किस में आते हैं आपके, मतलब यदि आपको उस पर कानून बनाना है तो उसके लिए कौन सा बिल लाना पड़ता है, ऑर्डिनरी बिल। यदि आप किसी टैक्स को हटाना चाहते हो, किसी टैक्स को लगाना चाहते हो, किसी टैक्स को अल्टर करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए कौन सा बिल लाना पड़ेगा, मनी बिल। और मैंने बता चुका हूं कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर, ठीक है। फिर आता संविधान संशोधन विधेयक, यदि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए कौन सा बिल लाना पड़ता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बोलो इतनी कहानी समझ में आई। अब मैं समझाता हूं कि इसको अलग अलग मेजोरिटी से पास करवाया जाता है, ठीक है। ये 3 तरह की मेजोरिटी होती है। 3 तरह की क्या होती है, मेजोरिटी। देखो मान लो, पहले मेजोरिटी समझ लो, फिर मैं समझाता हूं कि एक ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होगा, कैसे पेश होगा, है ना, पूरी कहानी। पहले ये समझो मेजोरिटी क्या होती है। यदि मैं बहुमत को देखूं, बहुमत या फिर मेजोरिटी, ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है सर, एक होती है सिंपल, एक होती है स्पेशल, और एक होती है क्या आपकी, स्पेशल तो है लेकिन आधे राज्यों का सहयोग। और कब होता है, जब हम संघीय ढांचे में परिवर्तन करते हैं तो आधे राज्यों का सहयोग लगता है। अब इतना समझो, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। अब ये भी अलग अलग टाइप की होती है, समझो कैसे। सिंपल मेजोरिटी में मतलब सिंपल ये समझो कि प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 50% +1, मतलब सर समझ में नहीं आया। मान लो हमें पता है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 543 आए हैं, मतलब 543 है अभी वर्तमान में, जिसमें से 500 आते हैं। अब 500 का 1/3 निकाल लो, कितना निकलेगा, लगभग आधा निकाल लो, कम से कम 250 वोट चाहिए। तो ये क्या होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी। एक और होती है अब सिंपल में, समझो पहले समझो, मैंने बताया आपको 3 तरह के बहुमत, एक स्पेशल, एक सिंपल, एक स्पेशल प्लस इफेक्टिव, सॉरी, एक सिंपल है, एक स्पेशल है, एक स्पेशल के साथ साथ आधे राज्यों का सहयोग। अब सिंपल में समझो, सिंपल मतलब क्या, जहां पर 50% +1, मतलब किसका, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का। समझ में आया मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि लोकसभा में 500 सदस्य आए हैं, प्रेजेंट है, उनका आधा निकाल लेंगे, उनके आधे में +1 कर देंगे, आधे में +1 कर दिया, इतने वोट मिल गए तो वो विधेयक पास हो जाएगा। अब कौन सा किस टाइप का विधेयक मैं बाद में बताऊंगा। यदि वो उस विधेयक में आधे से ज्यादा वोट पड़ गए तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। एक होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या होगा, इसका निकालते हम टोटल स्ट्रेंथ का 50%, मतलब सर हमें पता है कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 550, कितनी है 550, इसका आधा निकाल लो, कितना निकलेगा सर, लगभग 225, इसमें +1 कर दो। आए ना आए उसको कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए कितने, 225 +1। या फिर एक और होती है इफेक्टिव, इफेक्टिव अभी यहाँ काम नहीं आई, इफेक्टिव काम आती है कहाँ पर आपके, यदि संशोधन विधेयक लेकर आना उसमें आपके इफेक्टिव काम आती है, ये भी काम आती है। चलो स्पीकर को हटाना हो या चेयरमैन को हटाना, उसमें आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, कौन सी लगती है, इफेक्टिव। तीसरी होती है इफेक्टिव। इफेक्टिव में क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे यहाँ है 550 और सीट कितनी खाली है सर, 7, तो है कितने अभी वर्तमान में 543 है, यही 543, इसका आधा निकाल लो, कितना निकलेगा, लगभग आप निकाल रहे। यदि इफेक्टिव मेजोरिटी आपने पास करो तो आप किसी भी चेयरमैन को, स्पीकर को हटा सकते हो।
चेयरमैन को हटाने के लिए, स्पीकर को हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है? इफेक्टिव। फिर से सुनो पूरी कहानी। मैंने बताया आपको बहुमत 3 तरह की होती है, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सहयोग। उसमें बताया सिंपल में अलग अलग होती है। सिंपल मतलब जहाँ प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 50%। मतलब देखो, यदि आपके क्लास में, यदि आपके घर में कितने सदस्य? 20। वोटिंग करवाने, लेकिन वर्तमान में कितने अभी? 12। तो 12 का आधा निकालो 6, और 6 + 1 कितने हो? 7। तो 7 ने फेवर में दे दिया तो सिंपल मेजोरिटी से एब्सोल्यूट समझो। मतलब अब 20 का आधा निकालना पड़ेगा। आपके फैमिली में कितने सदस्य? 20। तो 20 का आधा 10, 10 + 1 11। तो 11 चाहिए उसमें। अब इसमें निकालो वेकेंट। अब 10 12 20 है, 20 में से 2 बाहर चले गए भाई, 18, 18 का आधा निकाल लो। तो ये क्या होती है? अलग अलग टाइप की आपकी मेजोरिटी होती है। कौन सी कहाँ यूज होती है मैं आपको आने वाले क्लास में, आने वाले टाइम में बता दूंगा अभी, है ना। सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? अब अगली कहानी सुनो। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी ये है कि सर कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है? अब ये बता दो सर, कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है? अब हम ये कहानी थोड़ी सी समझेंगे, विस्तार सुनो, एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको, बढ़िया लैंग्वेज में ना। समझो क्या होती है। देखो, जो विधेयक होता ना, वो कहाँ पेश किया जाता है? या तो उसको लोकसभा में पेश करेंगे, या तो फिर उसको राज्यसभा में। मैं क्या बोल रहा हूं, विधेयक कौन सा है? यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल पढ़ेंगे पहले अपन। जो ऑर्डिनरी बिल है या फिर जो सामान्य विधेयक है, उसको राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, उसको लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सामान्य विधेयक को लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। बोलो, इतना क्लियर है? लेकिन सब पेश करता कौन है? कौन पेश कर सकता है इसको? तो सुनो, इसको कोई भी पेश कर सकता है, या वो मंत्री हो या फिर मंत्री ना हो। मंत्री यार, सब थोड़ा मतलब इजी लैंग्वेज में समझाओ ना यार, समझ नहीं आ रहा। यदि बिल राज्यसभा में पेश हुआ है और राज्यसभा से कोई मंत्री आता है, उसने पेश किया, तो होगा पब्लिक मेंबर बिल। यदि मंत्री पद पर ना हो और सिर्फ सांसद ही हो, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, तो वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से सुनो, दोनों कानों को खोलकर सुनो। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी मंत्री ने लोकसभा या फिर राज्यसभा में बिल पेश किया हो, उसको बोलेंगे, उस बिल को बोलेंगे पब्लिक मेंबर बिल। यदि कोई बिल सिर्फ सांसद ने ही पेश करा, वो मंत्री पद पर नहीं है, मंत्री पद पर नहीं है, मंत्री पद पर नहीं है, सिर्फ सांसद है, यदि वो बिल पेश करता है, तो कौन सा बिल कहलाता है? प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्य विधेयक। अब देख लेना हिंदी में क्या हो, मैं प्राइवेट मेंबर बिल बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, कौन पेश करता है, कहां पेश होता है, ये कहानी आपकी समझ में आ गई, ये वाली कहानी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। सर, एक बिल कानून बन कैसे रहा है सर? तो ये 3 स्टेजेस में बनता है। मैं कहूंगा 4 है, मैं कहूंगा 4, आपकी बुक में 3 लिखी होगी हर जगह, मैं तब से 4 मान के चलो। सर 4 कौन कौन सी है? पहली स्टेज आप पेश करोगे, दूसरी स्टेज है उसका बारे में चर्चा करोगे। क्या करोगे? चर्चा, यानी डिस्कशन होगा। अरे यार, इसको पेश करने के बाद उसका होगा इंट्रो, यानी उसके बारे में समझाओगे। तीसरा समझो, उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर डिस्कशन के बाद क्या होगा? कमेटी के पास जाएगा। कमेटी के बाद चौथी स्टेज में होगा वोटिंग। अब मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा ना, तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते अपने प्रश्न की ओर वापिस से। ये तो समझना कौन पेश करता है, कहाँ पेश होता है। तो एक ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पेश हो सकता है, ठीक है। इसको एक सांसद भी पेश कर सकता है और एक मंत्री भी पेश कर सकता है, ठीक है। चलो अब समझेंगे स्टेजेस। पहले स्टेज समझो, फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज, चलो अब मुझे किस सब्जेक्ट पे कानून बनाना है? यूनियन लिस्ट है मेरे पास, केंद्र सूची है, उसमें से किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता हूँ।
जैसे मान लो मैं हूं क्या हूं मैं, मान लो मैं हूं डिफेंस मिनिस्टर और मैं चाहता हूं कि जो हमारे आर्मी होती है, नेवी होती है, उसमें कुछ चेंजेस हो, तो उनके लिए एक लॉ लेकर आए, डिफेंस लॉ लेकर आए, डिफेंस लॉ। चलो, अब उस डिफेंस लॉ को मैं कहां कहां ला सकता हूं? लोकसभा में पेश कर सकता हूं और राज्यसभा में भी पेश कर सकता हूं। चलो, मैं मान लेता हूं मैं मंत्री हूं, कहां से आ रहा हूं? राज्यसभा से। तो एक काम करता हूं, मैं कहां से पेश कर देता हूं? राज्यसभा से। मैं कहां पेश कर रहा हूं? राज्यसभा में। सब लोकसभा को पकड़ते हैं, मैं राज्यसभा पेश करूंगा। तो पहली स्टेज में क्या करूंगा? सिर्फ मैं जाऊंगा राज्यसभा में और राज्यसभा में स्पीकर साहब से बोलूंगा कि मुझे एक बिल पेश करना है, स्पीकर साहब मुझे टाइम दे देंगे, ठीक है। अब मैं गया राज्यसभा के अंदर, मैं हूं मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हूं, मुझे डिफेंस में कुछ चेंजेस करना है, मतलब नेवी आर्मी में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। मैं गया, मैंने स्पीकर साहब के सामने, सॉरी, चेयरमैन साहब, मैं राज्यसभा में पेश कर रहा हूँ ना, चेयरमैन साहब के सामने एक लाइन बोलूंगा कि मैं इस विषय में बिल लाना चाहता हूं। मैं एक लाइन फिर से दोहरा रहा हूं, मैं इस विषय पर कानून लाना चाहता हूं, मैं रक्षा डिपार्टमेंट में एक नया चेंजेस करने के लिए कानून लाना चाहता हूं। स्पीकर साहब बोलेंगे ठीक है। अब स्पीकर साहब क्या बोलेंगे कि एक काम करो, ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी जो कॉपी से कॉपी करवा देंगे और सभी मेंबरों को बांट देंगे, इसे कॉपी करवा के सभी मेंबरों को बांट देंगे। फिर अब आती है सेकंड स्टेज। फिर क्या होगा? एक डेट फाइनल कर देंगे कि इस दिन आना, आप समझा देंगे सबको बिल है ना। मैं कह रहा हूं समझा देना बस। चलो भैया, सेकंड स्टेज में मंत्री साहब वापस आएंगे और पूरे विधेयक को डिटेल में समझाएंगे कि हम इस विधेयक में ये वाला प्रावधान कर रहे हैं, हम ये वाला चेंजेस करेंगे, हम ये करेंगे, वो वाला करेंगे, फलाना ठिकाना। बस इतनी बातें हो गई फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में सिर्फ इंट्रो, टाइटल बताया बस। सेकंड में डेट फाइनल कर दी, सबको कॉपी से बांट दी। सेकंड में क्या होगा? सबको समझाया जाएगा। जैसे ही सबको समझा दिया, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये विधेयक जाएगा कमेटी के पास। कहां जाएगा? एक कमेटी के पास जाएगा। उस कमेटी के पास जाने के बाद वो कमेटी क्या करेगी सर? कमेटी देखिए उस विधेयक में कुछ कमी तो नहीं है, कमी हमी सब ढूंढेगी वो। फिर उसके बाद आती है तीसरी स्टेज। कौन सी आती है? थर्ड स्टेज। इस थर्ड स्टेज में क्या होगी? डिबेट। क्या आएगी आपकी? थर्ड स्टेज आएगी। उस थर्ड स्टेज में बिल के ऊपर क्या होगी? डिटेल में डिबेट। क्या होगी? डिबेट, डिस्कशन होगा। अभी फर्स्ट और सेकंड में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, थर्ड में क्या होगा? डिस्कशन। डिस्कशन करने के बाद क्या होगी? उसके ऊपर वोटिंग। और वोटिंग किससे चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से। फेवर और इनफेवर, कोई बोलेगा फेवर में ये, कोई बोलेगा फेवर में नो। ये और नो में आपका सवाल जवाब कौन करते हैं? चेयरमैन साहब करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेज में क्या करा? मैंने टाइटल पढ़ के वो सुना दिया। दूसरे में क्या करा? मैंने बिल समझा दिया। तीसरे में कमेटी के पास पहुंचा दिया। फिर क्या करा मैंने? वापस कमेटी से बिल आ गया। अब लोकसभा में क्या, मतलब राज्यसभा में पेश करो, तो राज्यसभा में क्या होगा? उसमें डिटेल में डिस्कशन। फिर उसके बाद क्या होगी? वोटिंग। वोटिंग कैसे होगी? सिंपल मेजोरिटी से। वोटिंग कैसे होगी आपकी? सिंपल मेजोरिटी से। वोटिंग कैसे होगी? सिंपल मेजोरिटी से। और मान लो वोटिंग में पास हो गया, फिर ये जाएगा नेक्स्ट हाउस में। कहां जाएगा ये? दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन कौन सा है यहां पर? लोकसभा। मैं क्या बोल रहा हूं? पहले राज्यसभा में गया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई। सेम प्रोसेस कहां जाएगी आपकी? लोकसभा में। बिल आएगा, बिल का टाइटल सुनाया जाएगा, एक दिन डिस्कस कर दिया जाएगा उस बिल को समझाने के लिए। आओ, फिर क्या होगी? कमेटी के पास जाएगा, गया कमेटी के पास, कमेटी से वापस आने के बाद डिबेट होगी, वोटिंग होगी, बस। लेकिन लेकिन हटाओ, अभी अभी के लिए लेकिन वाला शब्द डिलीट कर दो। पहला हाउस में गया बिल राज्यसभा से, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई वोटिंग तक। फिर बिल कहां पेश हुआ? लोकसभा में, पूरी वोटिंग हो गई। लेकिन वापिस आ गया, लेकिन उसको हटा दो, वह तो हट जाए लेकिन वाला। मान लो दोनों हाउस ने पास कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो दोनों हाउस ने, दोनों सदनों ने सेम प्रोसेस फॉलो करके बिल को पास कर दिया। बिल को पास कर दिया, ये वाली प्रोसेस
यदि ये वाली प्रोसेस फॉलो नहीं की जाएगी तो फिर बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। पूरी प्रोसेस फॉलो करके ये बिल कहां जाएगा? फिर राष्ट्रपति के पास। कहां जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑप्शन है, या तो बिल पास कर दे, या बिल पे अपनी वीटो पावर यूज कर दे, या बिल को वापस पहुंचा दे। वो वीटो पावर यूज कर देना, ठीक है। उन्हें पास कर दिया, फिर निकालेंगे नोटिफिकेशन, फिर वो बन जाएगा कानून। ये ऐसे करने में महीनों लग जाते हैं। जी हाँ, महीनों, है ना। कोई इतनी आसानी से। सबसे पहली बात तो आपके पास होना बहुमत। बहुमत तो कोई कुछ भी कर सकता है, बहुमत अभी नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक क्लेश नजर आता है हर एक बिल से पहले, ठीक है। चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई। लेकिन सर, अब आया लेकिन वापस से। मैंने बुलाया जानबूझ के इसको लेकिन को, क्यों? मान लो सर राज्यसभा ने पास कर दिया, बड़ी खुशी है जी, लेकिन लोकसभा ने नाटक करे। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर राज्यसभा ने तो पास कर दिया लेकिन लोकसभा ने नाटक करे, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? कर सकते लोकसभा नाटक, थोड़े से नाटक हो सकते, कोई बहुमत नहीं है अभी लोकसभा में इतनी, है ना। नाटक हो सकते, तो फिर क्या करें? मैं ये कह रहा हूं सर कि सर राज्यसभा ने पास कर दिया बिल, बड़ी खुशी राज्य पास कर दिया, ये बिल जाता फिर लोकसभा। लोकसभा वोटिंग में फेल कर देती है उसको। लोकसभा उसको वोटिंग में फेल कर देती है। लोकसभा उसको वोटिंग में फेल कर दे रही है, तो फिर क्या होगा उसके बाद? क्या होगा बताओ उसके बाद? चलो, उसके बाद वे सोल्यूशन नहीं निकाले, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल अच्छा जरूरी है और पास करना भी जरूरी है। तो फिर मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ यार देखो, तुम जाओ राष्ट्रपति के पास। वो पूछते हैं क्यों? मुझसे पूछेंगे ना, मेरे पास आए। राष्ट्रपति के पास एक पावर है, शक्ति है। हाँ, ऐसे कौन सा शक्ति जो हमारे पास नहीं, राष्ट्रपति के पास है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल, आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 108, जो किसके बारे में प्रावधान करता है? जॉइंट सिटिंग। इसको हम बोलते हैं संयुक्त बैठक। मतलब सर, यदि दोनों सदनों में से कोई एक सदन बिल पास करने में नाटक करता है, तो राष्ट्रपति के पास जाओ। राष्ट्रपति उस कंडीशन में क्या बुलवाएगा? दोनों की संयुक्त रूप से बैठक, दोनों बुलवाएगा, लोकसभा को बुलवाएगा और राज्यसभा को भी बुलवा लेगा। मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों आकर बैठेगी। समझ रहे हो क्या होने वाला है? मेंबर किसके ज्यादा है? लोकसभा के। तो समझ जाओ अब, है ना। अब दोनों को हेड कौन करेगा? तो स्पीकर कर सकता है, या डिप्टी स्पीकर कर सकता है, या फिर कोई लोकसभा का, या फिर कोई एक मेंबर। मेरी बात सुनो, राज्यसभा का चेयरमैन कभी भी इस जॉइंट सीटिंग को हेड कभी नहीं करता, कतई नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट पद पे बैठा तो कभी भी चेयर नहीं करेगा ना। चेयर कौन करता है? तो स्पीकर करेगा, या तो फिर डिप्टी स्पीकर, या फिर कोई अदर मेंबर। चलो, फिर क्या होगा? वोटिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी इसमें? वोटिंग। बताओ मुझे, कौन पक्ष में अभी, कौन विपक्ष में बैठा है? लोकसभा। लोकसभा बोल रहा है कि मैं बिल पास होने नहीं दूंगा, तो बिल पास ही नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर है भैया, है ना। लोकसभा में क्या है भी? ज्यादा मेंबर है, तो बिल पास होगा क्या? कभी नहीं होगा। यदि लोकसभा से में पेश होता है, लोकसभा से पास हो जाता है, फिर राज्यसभा नाटक करती है, उस कंडे से बिल पास आराम आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुमत किसके पास है अभी? जॉइंट सेटिंग में लोकसभा के पास है। चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी बार ये क्या बोल सकते जॉइंट सेटिंग बुलवाई गई है। अभी तक पूरे इतिहास में 3 बार जॉइंट सेटिंग बुलवाई गई है। पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में कितनी बार जॉइंट सेटिंग बुलवाई गई? 3 बार। वो बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकना आप, है ना। 3 बार। कब कब? 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने बिल पेश किया था दहेज के ऊपर। 1961 में इसको यूज करा था। सेकेंड टाइम इसको यूज करा 1978। तीसरी बार इसको यूज करा 2002 में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका जॉइंट सिटिंग है उसका प्रयोग 3 बार किया गया। कब कब किया गया? 1961 में, 1978 में
और 2002 में 1961 में किसने यूज किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी बैंकिंग सर्विस को लेकर। जो पहला विधेयक था 1961 का वो था डोरी प्रथा को लेकर था, और दूसरा था आपका बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म करने थे, और 2002 में पोटा के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, ये 3 बार क्या यूज किया गया है आपका? जॉइंट सिटिंग यूज किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मेरे ख्याल से बिल कैसे कानून बनता है आपको समझ में आ चुका होगा। जॉइंट सिटिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर डिस्प्यूट होता है तो जॉइंट सिटिंग बुलवाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने? ये रखा। चलो, अब मैंने और क्या लिखा था आगे? जॉइंट सेटिंग भी होगा आपका। हाँ, अब समझो कुछ फंड, फंड के बाद पढ़ेंगे अपन। फंड होता ना निधि। देखो, हमारे संविधान ने दो तरह के फंड बताए हैं। हम भारतीय संविधान में कितने तरह के फंड की चर्चा की गई है? 2 तरह के फंड की चर्चा की गई है। एक है आपका संचित निधि, जिसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। अब देख लेना ना, कभी ऊपर नीचे हो रहा हो, मतलब ट्रांसलेशन। एक होता कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक होता आपका कॉन्टिंजेंसी फंड। ये दोनों समझो। पहले आपका समझो कॉन्सोलिडेटेड फंड। देखो, अब क्या होता है, सरकार इतना पैसा कमा रही है, हर बात पे जीएसटी, है ना? क्लास ले रहा हूँ उस पर जीएसटी, क्लास आप ले रहे हो उस पर जीएसटी, आप पढ़ाई करो उस पर जीएसटी, किताब खरीदो उस पर जीएसटी, चल रहा हो उस पर जीएसटी, रोड पे घूम रहे हो उस पर जीएसटी, हर जगह जीएसटी। इतना टैक्स भर रहे हो, ये पैसा जाता कहाँ है? सरकार के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, जाता कहाँ? ये जाता है आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाता है। कहाँ जाता है आपका? कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाता है। अब सरकार को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है पैसे की, बार बार पड़ेगी नहीं? बिल्कुल पड़ेगी सर। सैलरी देना है, इसकी सैलरी देना है, राष्ट्रपति की सैलरी देना है, जजों की सैलरी देना है, सरकारी ऑफिसर्स की सैलरी देना है। ये पैसा निकालेंगे कहाँ से निकालते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकालते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है पूरा? कितना पैसा निकालना है, कितना नहीं निकालना है, ये करते है पार्लियामेंट। कौन करते है? संसद। जो आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसको कंट्रोल करना किसके हाथों में होता है? संसद के हाथों में होता है। अब क्या वो सरकार को भैया बहुत तेज जरूरत पड़े किसकी? पैसे की। अरे जरूरत है भैया, अर्जेंट जरूरत है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। तो फिर सरकार जाती है राष्ट्रपति के पास कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से पैसा निकाल कर दे दो, आकस्मिक निधि, जो मतलब इमरजेंसी में जरूरत पड़ रही हो। इसको बोलते हैं संचित निधि, इसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। यानी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में कौन सा फंड यूज करते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी फंड का यूज करते हैं। वो किसके हाथों में होता है? पूरा राष्ट्रपति के हाथों में। वो किसके हाथों में होता है? संसद के हाथों में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो, और कुछ छूट नहीं रहा? नहीं छूट रहा। चलो और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें आगे कहानी समझना। अच्छा, आगे कहानी क्या? अब हमें समझना कुछ टर्मोलॉजीज, जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़े होंगे, स्टार अनस्टार क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब हमें ये समझना है। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए डस्टर गिर गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटी ज्यादा थी इसलिए गिर गया वो। चलो, पहले समझो क्वेश्चन आया, मैंने बिल पेश किया था, तो बिल पे प्रश्न तो होगा। तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। अलग अलग टर्मोलॉजी समझेंगे अभी ना। प्रश्नकाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रश्नकाल, तो बोलते हैं इसको प्रश्नकाल। अब पार्लियामेंट, भैया मैंने बिल पेश कर दिया, बिल पे होने डिबेट, तो डिबेट के लिए होगा समय दे दिया जाएगा कि इतने इतने घंटे तक आप डिबेट कर सकते हो, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर क्या होता है, 11 से 12 का समय, लोकसभा या राज्यसभा में 11 से 12 का समय क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने तरह के प्रश्न होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टार क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार, तारांतरिक अतारांतरिक बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में देख लेना, अनस्टार। और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस। तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस। अब समझते हैं स्टार क्वेश्चन में या तारांतरिक प्रश्न क्या होते हैं। ऐसे प्रश्न, मान लो जैसे
मैं हूं मंत्री, मैंने बिल पेश किया था। जैसे मैंने बिल पेश करा, दूसरे दिन आया डिबेट का टाइम है, किसी ने मुझसे प्रश्न करा, तो मैं उसका आंसर ओरल ही दूंगा। उसने पूछा भैया आप इसमें कितना खर्चा करने वाले हो, मैंने बोला इतने 1000 करोड़ रुपए में खर्च करने वाला हूँ। कहाँ खर्च करोगे, मैं अच्छे से वेपन यूज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारी कहानी बता दी उसको। वो मुझसे टोटल 5 सवाल पूछ सकता है इसमें, और मैं जवाब कैसे दूंगा, ओरली बोलकर जवाब दूंगा, मौखिक रूप से। लेकिन क्या होता है, कुछ सवाल कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो मैं नहीं दे पा रहा हूं, मतलब जिसको इस जरूरत ओरली नहीं देना चाहिए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछो, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, अनस्टार, और जिनका जवाब मैं कैसे लिख के दूंगा, रिटर्न में। मैं बोल दूंगा भाई साहब अब मुझसे अनस्टार क्वेश्चन करिए, मैं आपको लिखित में सब कुछ दे दूंगा। क्या दे दूंगा आपको, लिखित में प्रश्न दे दूंगा, लिखित में उत्तर दे दूंगा। लेकिन भाई एक और मेंबर खड़ा हो गया, उसने ऐसे प्रश्न करा कि उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला नहीं पूछ सकते, क्यों, ये पूछने से पहले आपको मुझे 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये पूछने के लिए आपको मुझे 10 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको पूछ सकता हूँ। सॉरी, मुझसे नहीं, स्पीकर साहब से। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं, जब अपने स्पीकर साहब को 10 दिन पहले लिख के दिया हो कि मैं इस विषय में प्रश्न करूंगा। स्पीकर साहब को लिख कर दे दिया हो कि मैं इस विषय पे क्या करने वाला हूँ, प्रश्न करने वाला हूँ, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यदि स्पीकर साहब ने बोले ठीक है पूछ लो 10 दिन में, लेकिन आप 10 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रश्न होते हैं। स्टार क्वेश्चन जिसमें ओरली जवाब दिया जाता है, इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। एक होता है स्टार जिसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते और लिखित में जवाब दिया जाता है। एक होता है शॉर्ट नोटिस। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद है कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बता चुका मैं। एक होता है 0 आवर। 0 आवर आपका होता है पार्लियामेंट 12 से 1 का समय। ठीक है, वही कि भैया प्रश्न पूछना इसमें भी होता है 0 आवर में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लास्ट से कुछ समितियां। अब लास्ट बच्चा हमारा समिति। ठीक है, देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। विधेयक क्या होता है बता दिया, विधेयक कितने तरह के होते हैं बता दिया, उसका विधेयक कानून कैसे बनता है बता दिया, कुछ टर्मिनोलॉजी समझा दी आपको। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त बैठक समझा दी मैंने आपको, कुछ समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ेंगे, है ना, संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें हमें 3 तरह की कमेटी पढ़ना है। कितने तरह की, 3 तरह की। पहली पढ़नी है हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहले कौन सी पढ़नी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी पढ़नी है एस्टिमेट, इंपोर्टेंट पढ़ाऊंगा बस, है ना, फालतू 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 नहीं। दूसरी पढ़नी है हमें एस्टिमेट, और तीसरी पढ़नी है हमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। चलो पहले समझो पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहले समझना पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है। देखो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये बनी थी आपकी 1921 में। कब बनी थी ये, 1921 में बनी थी। इस पूरी कमेटी में होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं, 22। 22 में से 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से आएंगे 15, और राज्यसभा से कितने मेंबर आते हैं, बच्चे को से 7। टोटल करके कितने मेंबर आते हैं इसमें, 22। टोटल मेंबर कितने आते हैं इस कमेटी में, 22 मेंबर आते हैं। अब इस कमेटी को हेड कौन करेगा, इस कमेटी का हेड, पहली बात तो कोई भी मंत्री नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। तो फिर कौन बनेगा, किसी भी एक ऑपोजिशन मेंबर को, जो ऑपोजिशन में हो उसमें से किसी भी एक सदस्य को स्पीकर द्वारा अपॉइंट कर लिया जाता है। फिर कौन बनाएगा, स्पीकर साहब अपोजिशन में से किसी एक सदस्य को इसका हेड बना सकते हैं या इसका चेयरमैन बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने साल के लिए काम करती है, 1 साल के लिए काम करती है, पूरे लेखा जोखा देखती है पूरे लोकसभा के स्पीकर, है ना। जैसे क्या करती है, जैसे केक साहब ने रिपोर्ट दे दी भैया इतना खर्चा हो रहा है, उसको पूरा क्या करना, उसको क्या करना, उसको चेक करना, रिव्यू करना। दूसरा काम है कि अकाउंट फाइनेंस देखना, सारा लेखा जोखा बता दिया मैंने। ठीक है, और कितना सरकार खर्च कर रही है उसका पूरा हिसाब किताब रखना किसका काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसलिए इसको हम जुड़वा बहन बोलते हैं, किसकी, केक की। केक की इसको जुड़वा बहन बोलते थे, सॉरी एस्टिमेट की इसको जुड़वा बहन बोलते हैं, माफी चाहता हूँ थोड़ी सी। पीएससी और एस्टिमेट दोनों क्या कहलाते हैं, जुड़वा बहन है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एस्टिमेट कमेटी।
जो एस्टिमेट कमेटी है वो कब बनती है? 1950 में। 1950 में। ये केवल किसकी होती है? मात्र लोकसभा की। वो सबसे बड़ी कमेटी होती है किसकी? ये लोकसभा की। मैंने पहले बताया आपको, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1981 में बनती है। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य आपको राज्यसभा से आते हैं। एस्टिमेट कमेटी कब बनती है? 1950 में। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 30। और सारे कहां से आते हैं आपके? ये आते हैं सारे लोकसभा से, है ना। इसका कोई भी मंत्री वो चेयरमैन नहीं बन सकता, ठीक है। वो बस वो चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर। अब आता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी लोकसभा की होती है, जिसमें सदस्य कितने होते हैं? देखो मेरी बात सुनो। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो भैया सदन में क्या काम चल रहा है ये देखती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा की होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, वही राज्यसभा की होती है तो उसमें 11 सदस्य होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों अलग होती है। जो लोकसभा में होती है उसको उसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर, और राज्यसभा में जो होती है उसमें होता है कितने मेंबर? टोटल 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। हाँ, जो आपका राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही क्या होता है? इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। मेरी बात सुनना, जो चेयरमैन होता है वही द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ कमेटी, द फंक्शन ऑफ कमेटी टू मेक रूल रेगुलेशन एंड एक्टिविटीज। चलो ठीक है। वो मेंबर क्या होता है? इसका चेयरमैन क्या होता है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। और सुनना, इसका काम क्या करना है? काम ये है कि भैया जो भी एक्टिविटीज होती है कहाँ पर? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उनको सब डिसाइड करना है कि क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, ये सब देखना, ठीक है। जरा कठिन नहीं है। मैंने बताया आपको पार्लियामेंट्री कमेटी 3 तरह की कमेटी है। पहला बताया आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनती है, लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 7, टोटल करके 22 सदस्य होते हैं। फिर मैंने बताया आपको एस्टिमेट कमेटी कब बनती है? 1950 में। सिर्फ लोकसभा की है, कितने सदस्य होते हैं? 30। फिर मैंने आपको बताया क्या? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये होगा आपका पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्लीट। वो कुछ बचा है क्या? इसमें नहीं बचा। एक चीज और सुन लो, 2 तरह की कमेटी होती है, परमानेंट, एक एडहॉक। एडहॉक मतलब टाइम टाइम बनती रहती है, परमानेंट जो हमेशा बनी हुई, जैसे ये कैसी कमेटी है? परमानेंट है ना, स्थायी है। ये सारी कमेटी कैसी? स्थायी है, ठीक है। चलो, और कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? स्पीकर होगा, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हो गया, और क्या भूल रहा हूँ मैं? कुछ है जो भूलने लायक? भूल चुका हूँ मैं जो मैंने पढ़ा ही नहीं हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार नजर डाल लेते हैं। बजट मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, 10 में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्शन पढ़ा चुका हूँ। चलो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। कुछ जॉइंट कॉमन पावर, हाँ कॉमन पावर वो पढ़ानी थी मुझे, ठीक है। कॉमन पावर वो पढ़ लेते हैं। मैं आपको लोकसभा राज्यसभा की दोनों की कॉमन पावर बता देता हूँ। जो सामान्य विधेयक होता है वो दोनों में पास होता है, लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा में पेश होता है। पास नहीं, पेश, सॉरी। यदि संविधान में कुछ भी संशोधन करना हो तो उसके लिए विधेयक लोकसभा में भी ला सकते हैं और विधेयक राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ये क्या होते हैं? विधेयक। अब मैं आपको एक अलग क्लास लूंगा संविधान संशोधन की, ठीक है। उसमें आपको सारा संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा, वो कितने टाइप के होते हैं सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये थी पूरी क्लास हमारे पार्लियामेंट्री फंक्शन की। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि ना भी लगी हो तो प्लीज भैया कमेंट बॉक्स कर दो, खुला पड़ा है, मैं तो बिल्कुल ओपन, अपन तो अपना कमेंट बॉक्स, बुराई करो तारीफ करो सब, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना अच्छा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी हमारे कुछ सीरीज चल रही है, लूसेंट की सीरीज चल रही है ना, वो पढ़ेंगे। अभी चल रही है वो तो भाई बहुत लंबी है ना, वो चलती रहेगी जीवन भर जब तक कंप्लीट ना हो। कम से कम 300-400 क्लास होगी उसके तो। लग रहा है ऐसा। कम से कम 100 क्लास तो होगी मैक्सिमम, हाँ 100 तो होगी मिनिमम बोल रहा हूँ मैं तो। मैक्सिमम क्या, मिनिमम बोल रहा हूँ, 100 क्लास तो होगी। फिर आपकी पढ़ाना मुझे पॉलिटी चल ही रही है, देखो लूसेंट में आपका पॉलिटी चल रही है और आपकी हिस्ट्री चल रही है, तो 2 सब्जेक्ट तो आप तो कम चल ही रहे हैं। फिर अपन क्या स्टार्ट कर देंगे? इन्वायरमेंट प्लस साइंस, काम हो जाएगा आपको अपना आप। चलिए, और क्या बोल रहा था मैं? सीबीएसई का अलग चल रहा है, वो भी पढ़ाना मुझे। एक अकेला बंदा क्या क्या करे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों की सेवा और आदर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।